नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम में बारिश से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। एसीएस होम राधा रतूड़ी, सचिव आपदा रंजीत सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, जल्द नई पुनर्वास नीति आएगी, जल्द ही सभी से बातचीत कर नई नीति लाई जाएगी। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी जिनका बयान सामने आया। तो यहाँ आपदा कंट्रोल रूम वो पहुंचे, तस्वीर अब सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ये कहा है कि जल्द ही सभी से बातचीत कर नई नीति लाई जाएगी, ये कहा गया है। तो यहाँ आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी ली गई आपदा कंट्रोल रूम में कि किस तरीके से बारिश से नुकसान हुआ है। एसीएस होम राधा रतूड़ी, सचिव आपदा रंजीत सिन्हा भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान से पुष्कर सिंह धामी बोले हैं कि जल्द नई पुनर्वास नीति आएगी और जल्द ही सभी से बातचीत कर नई नीति लाई जाएगी। और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है। तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो, इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करने के बाद सब लोगों से। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सुदीप जी, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरीके की जानकारी ली गई? लेकिन यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि जल्द ही नई पुनर्वास नीति भी लाई जाएगी। जी, मुख्यमंत्री 3 दिनों के लिए दिल्ली अपने दौरे पर थे और दिल्ली से लौटते ही वो सीधा सचिवालय और फिर सचिवालय के बाद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ वार्ता की और जो बीते दिनों बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें चंबा है, उत्तरकाशी है और चमोली, हरिद्वार की घटनाओं का जिक्र लिया। टिहरी के जिलाधिकारी से फोन पर बात करके टिहरी डैम के जलस्तर की जानकारी ली और हरिद्वार की स्थिति पर भी विशेष रूप से चर्चा की। दरअसल देखिए, आपदा में जो आपदा के मानक है, उसके तहत जो मुआवजा या आर्थिक मदद लोगों को मिलती है वो बहुत कम है और उसमें केंद्र सरकार के कुछ है कि जल्द ही हिमालयी राज्यों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था हो। इसके लिए केंद्र सरकार को अप्रोच करेंगे, केंद्र सरकार को पत्र भेजेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जो मुआवजा या मदद मिलती है वो बहुत कम है। साथ ही आपदा में जो लोग चले गए, जिनके परिजन चले गए, ऐसे बच्चे, युवा, नवयुवक या ऐसी माताएं, बहनें, उनके लिए राज्य सरकार और क्या उनके भविष्य के बेहतर के लिए कर सकती है, इसके लिए नई नीति आएगी, नया प्लान आएगा, ताकि उनको आर्थिक मदद के साथ साथ उनकी बसावट, रहने की भी व्यवस्था सरकार कर सके और कोई दिक्कत उन्हें भविष्य में ना हो। इसके लिए उनसे डिस्कस करने के बाद ही राज्य सरकार ये नीति लाएगी, क्योंकि देखा जाता है राज्य सरकारें कई निर्णय तो ले लेती हैं परंतु धरातल पे उतने व्यवहारिक नहीं होते और लोगों को उनका उतना लाभ नहीं मिलता। ठीक है सुदीप जी, बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी से एक बुरी खबर सामने आई है। टिहरी जिले के चंबा में पार्किंग के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर गया। इस हादसे में मलबे में कई वाहन दब गए। एक कार सवार 3 लोग और 2 अन्य भी इस मलबे में दब गए हैं, जिनके शवों को घंटों
चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का इस साफ तौर पर कहना है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही आसपास के भवनों को नोटिस देकर खाली करवाया गया है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घट सके। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तत्परता के साथ काम कर रही है। ये तस्वीरें आपको रेस्क्यू की भी दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आसपास के भवनों को खाली करवा दिया गया है। चंबा पार्किंग में पहाड़ी से मलबा गिरा और इसके चलते कई वाहन दब गए। बताया जा रहा है कि मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। टेहरी चंबा हाईवे पे चंबा मार्केट के निकट जो पार्किंग है वहाँ पर एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए समस्त डिपार्टमेंट्स पुलिस, SDRF, फायर, जिला प्रशासन सभी मौके पर गए और 6 JCBs, 1 पोकलैंड, 8 डंपर लगाकर हमने करीबन 12 घंटे हमारा सर्च अभियान चला, जो 1:30 बजे शुरू हुआ था करीबन और 8-1:30 बजे तक चला है। इसमें कुल 5 शव हमने बरामद किए हैं और सभी को पंचनामा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 शव जो हैं उनको परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गए हैं। जो एक फाइनल जो शव है उसके परिवारजन अभी लेंगे शव को और मुआवजे की धनराशि भी वितरित की गई है। साथ ही जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के आसपास के जो संवेदनशील घर हैं उनको भी हमने 4 ऐसे मकान हैं उनको हमने खाली कराया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 और 24 अगस्त का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 23 को देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पहाड़ों में भूस्खलन की घटना भी बढ़ सकती है। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है वो लोगों के लिए आफत बनकर टूटती है। यही वजह है कि अब प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रहा है। 23 और 24 अगस्त के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है? प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ तैयारियां? देखिए 2 दिनों का ये अलर्ट है। आज कुछ स्थानों पर येलो तो कुछ स्थानों पर कल रेड अलर्ट है। अगर गढ़वाल के बड़े जिलों की बात करें, प्रमुख जिलों की बात करें जहां इसका असर दिख सकता है, तो उसमें पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। जबकि कुमाऊं में बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल का कुछ इलाका रेड अलर्ट के जो भारी बारिश की जो जहाँ चिंता व्यक्त की गई उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने आज ही जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां पूर्ण करें। नदियों, नालों, खालों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर हटाएं और यदि कहीं जल भराव होता है तो तत्काल जल भराव की निकासी का प्रबंध करें। साथ ही पहाड़ के ऊंचाई वाले ऐसे इलाके जहां पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत आई है वहां के टावर को बिना देरी किए दुरुस्त कराया जाए। संबंधित कंपनी से भी बातचीत की जाए। और इसके अलावा सुदीप जी, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, इससे पहले भी तस्वीरें लगातार दिखाई कि किस तरीके से लैंडस्लाइड होता है, क्या लोगों को किसी तरीके से हिदायत दी गई है सावधान रहने के लिए? यात्रियों के लिए क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? जी देखिए, यात्रियों के लिए राज्य सरकार पहले ही सलाह दे चुकी है कि जब वो यात्रा मार्ग पर आएँ, 4 धाम यात्रा पर जाएं, तो मौसम के अलर्ट का जो अपडेट आता है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से या सरकारी नोट के माध्यम से, उसका अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा को प्लान करें। दूसरा, लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो नदी, नालों, खालों से दूर रहें और ऐसे स्थान जहां पानी भरने का खतरा है उससे दूरी बनाकर रखें। तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ लोगों को कम से कम नुकसान हो इस दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर आपको बताते हैं। भारी बारिश से पानी पानी हुई राजधानी। गांधी पार्क के पास दिखे नदी जैसे हालात। पानी बारिश, आपको बता दें कि जो बारिश हुई है ये तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। भारी बारिश के बाद पानी में जो वाहन है वो बहते नजर आए। जनता को इस दौरान परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं ये सड़क है या नहर, कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि गांधी पार्क के पास नदी जैसे हालात दिखे हैं।
और भारी बारिश के बाद जल भराव जैसी स्थिति, जिसमें वाहन भी फंस गए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के उसी बयान की निंदा की है जिसमें अजीज कुरैशी कहते दिख रहे हैं कि गंगा, यमुना, नर्मदा को मैया कहना गलत है। हालांकि सीएम धामी ने यह भी कहा है कि जिस नदी स्वरूप मां पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान का कोई मायने ही नहीं। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही हैं। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है। जो वैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने दिल्ली में उद्यमियों से संवाद किया। सीएम धामी ने उद्यमियों को उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि बनाने का आह्वान किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड को देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी ही हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संवाद के दौरान प्रमुख उद्यमियों ने अपने सुझाव रखे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में निवेश पर सहमति जताई। लेकिन हमने शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हमने अक्टूबर 2021 से करी और हमको इंडस्ट्री समूह के लोगों ने जितनी परेशानियां या जितना समस्याओं के बारे में बताया, 4 महीने में ही हमने उनका 90% उनका सॉल्यूशन किया, उनका समाधान किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना और उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर कहा। हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप में से बहुत सारे लोग चूंकि उसमें हमारे यहाँ सबकी इंडस्ट्री भी हैं, इंडस्ट्री समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन अगर जो चलने वाली इंडस्ट्री है हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो इसलिए हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री समूह के लोगों ने हमारा धन्यवाद करने के लिए या आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और बहुत जल्दी हमने उनके साथ बातें करी हैं। और हर साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संधू चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये सारे लोग लगातार लोगों के लिए ये कभी इन्होंने कोई बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, हमेशा रास्ता खुला रखा है, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं, आगे उनको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार संवाद हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ठीक हमारे निवेशक हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो आएंगे तो वो जहां देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे वहीं राज्य की तरक्की में भी योगदान देंगे, रोजगार भी देंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसलिए उनको सुविधा देना ये हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी है, हमने लक्ष्य रखा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बेहतर योजना बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ ही लगातार जो इस प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब की मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे। उसके लिए हमने सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यह भी बनाया है। यह भी जल्दी हमारा उसमें आ जाएगा, कार्य रूप में जल्दी ही आ जाएगा। दिल्ली में जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है और यहाँ पर
इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में जहाँ रोजगार। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने फिर से हरीश रावत पर भरोसा जताया है। नई कांग्रेस कार्य समिति में उत्तराखंड से हरीश रावत और गणेश गोदियाल को जगह मिली है। हरीश रावत को जहां स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, तो वहीं अध्यक्ष गणेश गोदियाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है। इन नेताओं को केंद्रीय कार्य समिति में स्थान मिलने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना बड़ा भारी पड़ा है, लेकिन इससे चुनाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर कर उनका कोई ऐसा काम नहीं है, उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। तो जहाँ तक उनके 2 लोगों को CWC का सदस्य बनाया गया है, उनके लिए बधाई की पात्र है। वो कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य से प्रतिनिधित्व मिला, ये उनके लिए बड़ी बात है। पहले तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व मिला है उससे उत्तराखंड। जिला मुख्यालय पौड़ी में व्यापारियों और जिला प्रशासन की टीम के बीच दुकानों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने व्यापारियों का समर्थन करते हुए पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी प्रशासन की JCB के ऊपर ही चढ़ गए। विरोध बढ़ता देख आनन फानन में प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम व्यापारियों को देना पड़ा। इसके बाद हंगामा कहीं जाकर शांत हुआ। दरअसल जिला प्रशासन की टीम JCB लेकर दुकानों को तोड़ने पहुंची थी। इससे आक्रोशित दुकान स्वामियों ने JCB के आगे खड़े होकर कार्रवाई रोक दी। इसी बीच प्रशासन और व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दुकान स्वामियों का साफ तौर पर कहना है कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया गया था। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि अब जिला प्रशासन इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन सांसद की ओर से दिए गए आश्वासन का लिखित आदेश मांग रहा है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि पौड़ी नगर पालिका और जिला प्रशासन की ओर से कई जगहों पर खुद ही अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ उनकी ही दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। एकदम से बुलडोजर आ गया, शासन प्रशासन यहाँ पे आ गया, हमें कोई सूचना नहीं। हमने 2-3 लाख का माल भर रखा, कहाँ ले जाएंगे उसको? 1 हफ्ता पहले, 1 महीने पहले ये बता दे कि भाई निश्चित है इन्होंने टूटना है, तुम अपनी व्यवस्था करो, तो हम अपनी व्यवस्था कर रहे। मेन बात है जो है ये बुलडोजर लेकर शासन प्रशासन यहीं पर क्यों आ रहा है? मेन मुद्दा हमारा पहले इसका जवाब चाहिए हमको, यहीं पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है इनका? बिल्डिंग मानक के हिसाब से देखो तो पौड़ी की PWD NH में पूरी बिल्डिंग आ रही है। पहले उन पे बुलडोजर चलाए, अब हमारी दुकानों पे बुलडोजर चलाए। हमें 1988 में आज से 30 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय की इनकी जो फाइल्स है उसमें इन लोगों के साथ अनुबंध किया गया है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और नगर पालिका इनको यहाँ पे दुकानें बना करके दे रही है। और वो जो एफिडेविट था वो उस समय 1 वर्ष के लिए हुआ था और तब से अब तक वही एफिडेविट जो है निरंतर चलते जा रहा है। शासन की तरफ से भी इसमें पूर्व में कार्रवाई करी गई। NH की ये संपत्ति है, NH कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन मात्र यहाँ सहयोग के लिए उपस्थित है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में ये सारी कार्रवाई। लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, उनको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर तुम्हारे लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी और तब जाके वहाँ से आपको हटाया जाएगा।
लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक पौड़ी और जिला प्रशासन, इन तीनों ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी स्थायी व्यवस्था करेंगे, लेकिन बिना स्थायी व्यवस्था करे हुए सुबह यहाँ पर जिला प्रशासन पहुँच जाता है और इनकी दुकान तोड़ 1 घंटे का समय देता है, अगर खाली करते हो तो, वरना हम तोड़ते हैं। और एनएच की जो गाइडलाइन है, मतलब एनएच के जो रूल हैं, ये जिला प्रशासन अब यहाँ पे हमें आके हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है कि एनएच पे आप दुकान नहीं बना सकते हैं। ये जो बस अड्डा है ना, बस अड्डा, ये एनएच की रेंज में आता है, पहले बस अड्डा तोड़िए। हाई कोर्ट का रूल ऐसा नहीं है गरीबों पे लागू होता है, वो रसूखदार लोगों पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? केवल क्या आपको गरीब की छत मिल रही है जहाँ से उसका रोजगार चल रहा है, आप पहले उसको उजाड़ के क्या कर लेंगे? आप उनके बच्चों को भूखा मारना चाह रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना को प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते पलीता लग रहा है। ताजा मामला विकास नगर की ग्राम पंचायत माजरी का है, जहां जल जीवन मिशन के तहत 1 ट्यूबवेल और 1 पानी की टंकी स्वीकृत है। पाइपलाइन बिछाने का काम होना है, लेकिन तहसील प्रशासन ने जो जमीन चयन कर जल संस्थान के हवाले की थी, उस जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते योजना का काम लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। जल संस्थान के अधिकारियों ने 3 महीने पहले विकास नगर उप जिलाधिकारी को जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माजरी जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 टंकी और ट्यूबवेल के लिए स्वीकृत है। पाइपलाइन का काम होना है और केंद्र सरकार की हर घर जल नल से जो पानी की योजना है, जिससे सबको पानी दिया जाना है। यहाँ पर पूर्व जो पटवारी लेखपाल जी रहे हैं, तो खसरा नंबर 220 में ज़मीन दी थी, इसका प्रस्ताव दिया था, जिस पर जो है यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है, कब्जा मुक्त नहीं है। प्रशासन को इसकी शिकायत कर दी गई है, परंतु इसमें जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हाल फिलहाल में आज यहाँ पे कुछ मीटिंग हुई है? आज यहाँ पर जो है क्षेत्रीय पटवारी जी हैं, हमारे जेई साहब, हमारे क्षेत्र के और गणमान्य लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।